हम जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफल कैसे हों? इसके संबंध में आज सर से हम सब मार्गदर्शन लेंगे। हमारे बीच में श्री आर्यन यादव सर उपस्थित हैं। भूतपूर्व आईएएस हैं सर, लेक्चरर रहे हैं एनआईटी जमशेदपुर में। सर का एमटेक जो है सिविल इंजीनियरिंग से आईआईटी कानपुर से हुआ है। तो आप आदरणीय श्री आर्यन यादव सर। धन्यवाद आशीष जी, और सभी लोगों को नमस्कार। आज जैसा कि हम सभी लोगों का इस क्लास में आने का या अपने जीवन में मुख्य उद्देश्य सफलता होती है, और सफलता का अर्थ प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग होता है। इनफैक्ट सेम आदमी के लिए भी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होता है। अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है और वो खेलने अपने दोस्तों के साथ जाता है, अगर वो कोई खेल खेल रहा है, गोली खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, उसी में दो एक आगे पीछे हो जाता है तो वो खुश होता है, वो उसके लिए सफलता होती है। उसी तरह जब जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और हम लोग पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, पढ़ाई में अच्छा मार्क्स आ जाता है, क्लास में कोई सवाल बता देते हैं, तो अपने आप को सफल समझते हैं। और आगे आते हैं तो हम लोग नौकरी चाहते हैं। जब नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां भी लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए। इस तरह सफलता कोई स्टैटिक चीज नहीं है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। और मैं समझता हूं कि सफलता के पीछे सबसे बड़ी चीज खुशी है, कि हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज में खुश रहते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो खुशी है वह सभी गोल का गोल होता है। जितने भी हम जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, उसका अंत में घूम फिर कर अंतिम लक्ष्य जो होता है वो खुशी होता है। हैप्पीनेस इज गोल ऑफ ऑल गोल्स। तो इसमें आज का जो दुनिया है या आज का जो समय है, और आज ही का नहीं, हमेशा से रहा है और आने वाला टाइम में भी रहेगा, जो मानव जाति है उसके पास एक दिमाग है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेटरी फैकल्टीज हैं, और वो उसको बाकी जो बीइंग है दुनिया में उनसे अलग करता है। इसीलिए आदमी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है कि वो आखिर खुश कैसे रहे, कैसे वो सफल महसूस करे। और जैसे जैसे जब आदमी की जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, और कहा जाता है कि जब लोग डेथ बेड पे होते हैं तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं कि वो क्या चीज महसूस करते हैं कि हमने जीवन में ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस तरह से अभी हम लोगों का इस ग्रुप में हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोगों का इमीडिएट गोल कोई परीक्षा पास करना हो सकता है, लेकिन वो गोल हमारा परमानेंट नहीं है। आने वाला दिन में वो गोल भी बदलेगा। जैसे कल मैं आप लोगों की तरह पढ़ाई कर रहा था, परीक्षा पास करना अपना गोल रखा था। अभी मैं नौकरी छोड़कर स्वेच्छा पूर्वक आकर और मैं कुछ और करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। अभी देखिए आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ। उसी तरह हो सकता है कल आप भी करेंगे। अपन वाला तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे डिफाइन करें कि आखिर सफलता क्या है, और हम कैसे खुश रह सकें जीवन में। कैसे जब अंत समय हो या कोई भी जीवन का पार्टिकुलर स्टेज है, उस समय हम अपने आप को सफल समझें, कैसे समझें। और ये सफलता पाना है, हमें परीक्षा में भी पास करना है, समाज में भी एक जिम्मेदारी पूर्ण जीवन जीना है, बिताना है। बहुत तरह के अपने दायित्व होते हैं, उसको निभाना है। तो आखिर कैसे किया जाए, कैसे हो? तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे अनुभव है, और ये एक आर्ट है, ये व्यक्तिगत है। जो फॉर्मूला हम पे काम करेगा वो दूसरे पे नहीं काम करेगा, वो तीसरे के लिए हो सकता है लागू ना हो। किसी को नोवेल पढ़ना, टाइम में नोवेल पढ़ना अच्छा लगता है, कोई सिनेमा देखना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है। उसी तरह से यह आर्ट है, कला है,
और कला, जैसे मैं पहला दिन भी डिस्कस किया था कि साइंस से इसी माने में अलग होता है कि कला में प्रत्येक आदमी का पर्सनलाइज्ड अप्रोच आपको दिखेगा, तो इसमें भी दिखेगा। लेकिन हमने देखिए, जब हमने भी पढ़ाई लिखाई किया तो कुछ अपना तरीका अपनाया, बाद में जब जॉब वगैरह ज्वाइन किए उसमें भी आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज आते हैं। तो उस बहुत समय हमने भी अपने को कंपोज रखने के लिए, चीजों को सही तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए कुछ सिस्टम अपने लिए अपनाए, कुछ चीजों को सीखने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से फॉर्मलाइज करने का कोशिश किया, और वो केवल अपने तक, क्योंकि वो अपने लिए था। आज मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो केवल एक परीक्षा के लिए नहीं, पूरे जीवन की परीक्षा के लिए है, प्रत्येक स्टेज में है, और आपको ये परीक्षा में भी मदद करेगा और आगे भी। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज है। यहाँ पे इसीलिए हमने नाम लिखा है रेस्पेक्ट इज सक्सेस सिस्टम। रेस्पेक्ट जो है एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम कहते हैं कि ये जितने भी लेटर हैं, RESPECT, एक्चुअली एक एक वर्ड के पहला लेटर को मिला के बनाया गया है। और रेस्पेक्ट जानते हैं, कहते हैं लोग कि रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट मिलेगा, और रेस्पेक्ट आपको मिलेगा अगर आप सफल हैं। तो कैसे, आखिर क्या चीज है, आइए हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, आर का जो पहला लेटर है रेस्पेक्ट का, वो है आर। आर है फर्स्ट लेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी का। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। जिम्मेदारी किसके प्रति? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिम्मेदारी अपने प्रति। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, हम हैं, आप हैं, तीसरा लोग हैं, प्रत्येक आदमी दुनिया का यूनिक है, अद्वितीय है। उसके जैसा न तो कोई आदमी हुआ था पास्ट में, न आज है और न भविष्य में होगा। ये भगवान का क्रिएशन है, यही जो प्रकृति का क्रिएशन है, और यही प्रकृति और इंसान में फर्क है। आप देखिए, अभी हम लोग कंप्यूटर वगैरह बनाते हैं, ये चीजें बना रहे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, लेकिन आज भी हमारे आदमी का सामना जो भगवान ने बनाया है, उस चीज को डुप्लीकेट करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो जो रेस्पेक्ट है, उसमें पहला चीज है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति। हमें समझना है कि हम भगवान के बनाए हुए क्रिएशन हैं, और हम पोटेंशियल से पूरे भरे हुए हैं। कोई मूर्तिकार को किसी ने पूछा कि भाई ये इतना अच्छा मूर्ति कैसे बना देते हो? उस आदमी ने कहा, ये कोई मूर्ति हम नहीं बना रहे हैं, ये ऑलरेडी ये पत्थर में मूर्ति है, हम केवल ऊपर का कुछ चीजों को जो गंदगी लगा हुआ है या कुछ पत्थर के लेयर पड़े हुए हैं उसको काट के हटा देते। वैसे ही है, प्रत्येक इंसान में इमेंस पोटेंशियल है, अनंत संभावनाएं हैं, और ये हम सभी की, प्रत्येक आदमी की जिम्मेवारी अपने प्रति होती है। ये भगवान का तभी हमसे खुश होंगे जब हम अपना पूरा पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, और जब हम अपने प्रति रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, अपना पोटेंशियल यूटिलाइज करेंगे, फिर हमारा जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। जैसे सर्किल होता है, छोटा सा होता है, उसके बाहर दूसरा होता है, उसके बाहर तीसरा होता है, उसके बाहर और बाहर होता है। तो पहले अगर हम अपने प्रति रेस्पॉन्सिबल हो गए, हम अपने माँ पिताजी के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, अपने परिवार के बाहर जब वहां लेवल पहुंचता है तो हम अपने समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, अपने देश के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और उसके बाद हम पूरे दुनिया के प्रति रेस्पॉन्सिबल। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कि स्टार्ट थिंकिंग से होगी। अगर आप बड़ी चीज सोचेंगे तो आप बड़ी चीज करेंगे, छोटी चीज सोचेंगे तो छोटी चीज करेंगे, क्योंकि आपके पास समय का लिमिटेशन है।
अभी आप लोगों ने सुना होगा एक 14 साल की लड़की स्वीडन की, उसको पता चला कि जो गरीब कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनका हवा बहुत प्रदूषित हो गया है। और आने वाले दिन में अगर प्रदूषण इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो लोगों को सांस लेना मुश्किल होगा। और वो लड़की उसके कारण डिप्रेशन में चली गई, 14 साल की बच्ची डिप्रेशन में चली गई। वो इतना सोचने लगी कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये दुनिया कैसा हो जाएगा। आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ सोच रही थी। और यही कारण था, बाद में वो अपने पेरेंट्स की मदद से मेडिकेशन के बाद वापस आई। फिर वो अपने स्कूल में एक दिन वो शुरू कर दी लेके प्ले कार्ड हाथ में कि प्रदूषण के अगेंस्ट में। और उस तरह से बहुत बड़ा ग्रुप बना, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस को भी एड्रेस किया, पूरी दुनिया में अभी काम हो रहा है। तो क्या चीज था उसमें और दूसरे लोगों में डिफरेंस कि उसने जिम्मेदारी समझा कि हम वर्ल्ड के सिटीजन हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के प्रति बनती है और हमको प्रदूषण को रोकना है। तो पहला चीज हमारे कहने का मतलब है कि आप जो भी परीक्षा को टारगेट करें कोई बात नहीं है, आप सोचिए और समझिए कि आप में बहुत क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको पहले सोचना है और फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे ही हम समझे भाई हमको हमारी ये जैसे पेरेंट्स होते हैं कि मान लीजिए हमारी माँ है, माँ को सबसे अधिक जिम्मेदार माना जाता है अपने बच्चे के प्रति। अब माँ को पता होता है कि बच्चे को क्या क्या चाहिए, क्या जरूरत है। माँ अगर सोती भी है, बच्चा उठता है तो माँ को का तुरंत नींद खुल जाता है। वही ये क्यों होता है? क्योंकि माँ अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझती। तो अगर हम स्टूडेंट हैं, हम परीक्षा पास करना चाहते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, हमने एक बना लिया है कि हमें ये परीक्षा पास करना है या ये काम करना है। अब हमको जिम्मेदार आदमी की तरह, जिम्मेदार विद्यार्थी की तरह और जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करना है। अब हमें समझना है, सबसे पहले विचार करना है उस परीक्षा के लिए क्या जरूरत है। जो चीज हमने अपने आप को सोचा है उसके लिए चाहिए क्या, और वो चीज हमको पूरा करना। ये हुआ जिम्मेदारी। अगर गैर जिम्मेदार तरीके से हम काम करेंगे, हम सोच लेंगे कि कोई पार्टिकुलर एग्जाम को हम देंगे, पास करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारा पार्ट में जिम्मेदारी होनी चाहिए अगर हम वो नहीं निभाएंगे, जिम्मेदार तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, तो चाहे हम छोटा ध्येय रखें या बड़ा ध्येय रखें, वो ध्येय वास्तव में ध्येय का काम नहीं करेगा, उद्देश्य काम नहीं करेगा, वो हमारा गोल नहीं है। तो गोल को पाने के लिए पहला चीज जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है ई। ई का मतलब हुआ इन्वायरमेंट। और जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं कि प्रदूषण प्रकृति, यह नहीं है। इन्वायरमेंट का मतलब है जो भी चीज आपसे बाहर है वह इन्वायरमेंट। कहा जाता है कि ये जो देखिए यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसकी भी एक आत्मा है और उस आत्मा से हम सभी की आत्मा जुड़ी हुई होती है। आप उसको भगवान नाम दें, उसको प्रकृति नाम दें, जो भी नाम दें, लेकिन जो भी चीज आपसे बाहर है, हमसे बाहर है, वो हमारे लिए इन्वायरमेंट है। तो दो ही चीज है पूरे वर्ल्ड में, या तो मैं हूं या मेरा इन्वायरमेंट है। अगर बहुत स्पिरिचुअल आदमी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इवन हमारा जो शरीर है इन्वायरमेंट है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। लेकिन हम लोग भौतिक सफलता की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम जो है, हमारा शरीर है, आत्मा है, ये सब हम हैं और हमसे बाहर जो भी चीज है वो इन्वायरमेंट है।
तो देखिए हमारी जो सफलता होती है वो हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि हमें इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है। सफलता केवल हम अगर बैठ गए कहीं अपने आप में एक कमरे में, बंद कमरे में, तो उससे हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें सफलता हमेशा तब मिलेगी जब हम दूसरे से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। कहीं पढ़ने जाएंगे, कहीं परीक्षा देने जाएंगे, कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, और फिर उसके बाद हम कहीं लोगों के साथ काम करेंगे। तो जैसे हमने बताया कि मान लीजिए अभी नौकरी नहीं मिली है, तो सफलता हमारे लिए नौकरी पा लेना है। लेकिन कल नौकरी में हम चले जाएंगे तो वहां हमें एक जिम्मेदार तरीके से अपना ड्यूटी निभाना भी होगा, और वहां भी हम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। तो हमें दूसरा चीज है कि समझना है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को के साथ हमें इस तरह से बिहेव करना है, इन्वायरमेंट और हम में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब है कि अन्य, आप जानते हैं कि फ्रिक्शन होता है। हम लोग जो मशीन चलता है उसमें तेल डालते हैं, क्यों? ताकि फ्रिक्शन कम हो, घर्षण कम हो। उससे मशीन का एनर्जी, मशीन घिसेगा नहीं, और एनर्जी हमारा कम से कम खर्च होगा। उसी तरह इंसान भी है। आपके चारों तरफ आप समझिए कि उस इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, जैसे मशीन में देखते हैं कि वो घूमता है, और अगर वो आपने आयलिंग अपने आप का नहीं किया, अपने दिमाग का, अपने सोच का, अपने अप्रोच का, तो आपका इन्वायरमेंट के साथ अननेसेसरी फ्रिक्शन होगा, और आप अपना एनर्जी और टाइम उस चीज में वेस्ट करेंगे। तो आपको समझना है, आपको अपने आप को इस तरह से अलाइन करना है कि इन्वायरमेंट आपको आपकी सफलता के लिए मदद करे। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। अभी आप विवेकानंद स्टडी सेंटर ज्वाइन किए, ये क्या है? ये आप इन्वायरमेंट के साथ अलाइन कर रहे हैं, और इन्वायरमेंट के साथ इस तरह से अलाइन कर रहे हैं कि आपको आपकी सफलता में मदद मिले। तो इसी तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपको इन्वायरमेंट के साथ अलाइन करने का। दूसरा, आपकी यहाँ भी जो सोच होनी चाहिए वो बड़े लेवल की होनी चाहिए। आप कभी भी इन्वायरमेंट को मदद करने का सोचें, दुनिया जो है, वर्ल्ड है, इसको बेटर बनाने का सोचें। जहां भी, जिस लेवल में भी आप हैं, आप देखेंगे कि आपका फ्रिक्शन नहीं हो, क्योंकि कहते हैं लोग ना कि जैसा ये दुनिया क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, हमारा रिफ्लेक्शन है। इसी इन्वायरमेंट को कोई आदमी देखता है, कहता है कि बहुत जीने लायक नहीं रहा। कोई लोग है किसी चीज में कहता है कि जीवन में बहुत मजा है। तो यह इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट का रेस्पेक्ट इसलिए भी जरूरी है कि देखिए सब कुछ हम लोगों को, इंक्लूडिंग हमारा जो जीवन है, शरीर है, ये हमें इन्वायरमेंट ने दिया है। ये हमने अपने आप लेकर नहीं आए हैं, ये हमें इन्वायरमेंट से मिला है। माँ पिताजी भी हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट है, ये समाज हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट है। और इसको हमेशा बड़े लेवल में देखना है कि इसको हमको डैमेज नहीं करना है, इसको हमको और बेहतर बनाना है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना है। कोरोना में क्या हो रहा है? अभी सभी लोग दुनिया में जहां भी हैं, अगर आप सुनते हैं न्यूज कि अमेरिका में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अपने आप को दुख होता है, डर लगने लगता है कि अरे क्या होगा, दुनिया इतना दिन से बंद है। और अगर वही न्यूज हम पढ़ते हैं कि कोरोना कम हो रहा है, इटली में कम हो गया, अमेरिका में कम हो गया, वैक्सीन आ गया, हम पॉजिटिव सोचने लगते। क्यों? क्योंकि हमारे जो, देखिए धर्म शास्त्रों में भी कहा है, वेदांत का फिलॉसफी है, विवेकानंद स्टडी सर्किल में पढ़ रहे हैं,
स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि पूरी दुनिया में जितने भी बीइंग हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उनपे एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता का संबंध है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। आपके पास कितना हो पैसा हो, कितना हो ज्ञान हो, कुछ भी हो, हमेशा आपकी निर्भरता दूसरों पे है। आप दूसरों पे निर्भर हैं और दूसरे आप पे निर्भर हैं, तो इसको परस्पर निर्भरता बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस। तो इस संबंध को जहां भी रहें, जिस पोजीशन में रहें, अब ले लेना बोर्ड ही ले उसको लेंगे समझें और ले ले दूसरों को मदद करें, अपने मदद लें और आगे बढ़ें, दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। तो इससे आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली आपका जो गोल है वो मिलते जाएगा, एफर्टलेस। आपको लगेगा कि हमने तो कुछ मेहनत ही नहीं किया, कुछ किया ही नहीं, और सब कुछ अपने होते जा रहा है। मैं ये अपने व्यक्तिगत आपको अनुभव के आधार पर भी बोल सकता हूँ। बहुत समय ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग करते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों को ये सब छोटी मोटी ये सफलता ये सब बड़ी ये नहीं होती, लेकिन मैं व्यक्तिगत इसमें बताऊंगा कि अगर इस तरीके से आप अलाइन करते हैं अपने आप को, काम करते हैं, तो आपको और आप डेफिनेटली अपने गोल को पालेंगे। और हमेशा आप समझिए कि आपकी सफलता इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, तो इन्वायरमेंट के बारे में अच्छा सोचें और इन्वायरमेंट के साथ अलाइन करें। कहा जाता है कि विश्व की यूनिवर्स का भी एक आत्मा है, उस आत्मा के साथ अगर हमारा अलाइनमेंट हो जाता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, एफर्टलेसली अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, कुछ भी हो। अब बात आती है तीसरा एस, यह है सिनर्जी। इसको कहते हैं सिनर्जाइज करना। आप अपने एफर्ट को दूसरे लोगों के साथ सिनर्जाइज करें। और सिनर्जी क्या होता है? सिनर्जी, देखिए, प्रकृति हमेशा सिनर्जी पे काम करती है। कहीं पे भी आप देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आप बहुत, अभी हम एक एग्जांपल देंगे, आपके सामने 11 एग्जांपल आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, ये सिनर्जी पहले है क्या? सिनर्जी का आप डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे, कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ सिनर्जी शब्द यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप लोग हैं, 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी दो तरह से हो सकता है कि हम अपने कमरे में बैठ के अकेले तैयारी कर रहे हैं, और एक बच्चा है जो दूसरे कमरे में बैठ के आपके पैरेलल के बगल के कमरे में तैयारी कर रहा है। दोनों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उस केस में मान लीजिए कि पहला बच्चा 80% मार्क्स लाता है और दूसरा भी 80% लाता है। अब दोनों बच्चों को एक कमरे में कर दीजिए, उनको एक साथ रख दीजिए, तो क्या होगा? संभावना है, पहला कि उनका उतना ही मार्क्स आए, पहले भी 80% लाते थे, एक साथ रह रहे हैं तो भी 80% आ रहा है। तो इसको कहते हैं कोऑपरेशन, सहयोग करना। हम और आप एक साथ हैं, न तो आपने हमें डिस्टर्ब किया, ना हमने आपको डिस्टर्ब किया। हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट किए, जो आपको मन करो, हमको जो मन है हम करेंगे। इसको कहते हैं कोऑपरेशन, सहयोग। दूसरी संभावना यह है कि दोनों का मार्क्स कम हो जाए। अलग अलग अगर रहते थे, तैयारी करते थे, तो दोनों का मार्क्स 80% आता था। अब जब दोनों एक साथ पढ़ने लगे तो पता चला वो 60% पर आ गए या 70% पे आ गए। क्यों? क्योंकि वो दोनों लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया, वो दोनों का इंपैक्ट एक दूसरे पे निगेटिव रहा। इस ये हुआ। और तीसरी संभावना है कि अलग अलग अगर उनका 80% मार्क्स आता था और दोनों एक साथ स्टडी किए, कंबाइंड किए, तो उनका मार्क्स 90% आ गया, 95% आ गया।
तो इसको कहते हैं सिनर्जाइज करना, कि अलग अलग रह के जितना आउटपुट निकलता, अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो उससे अधिक आउटपुट निकल रहा है। आप लोग पढ़े होंगे, 10th में पढ़ते थे कि कैसे जब सोल्जर सैनिक लोग जाने लगते हैं परेड करते हुए, तो जब ब्रिज पे जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है, कहा जाता है परेड करते हुए नहीं पार करने दिया जाता है, क्योंकि ब्रिज के टूटने की संभावना हो जाती है। अब देखिए ब्रिज कितना मजबूत है, उस पे ट्रेन चलती है, गाड़ियां चलती हैं, हेवी गाड़ियां चलती हैं, सैकड़ों टन लेके गाड़ियां पार होती हैं, और उस पे ब्रिज है तो उसके लेंथ के बराबर ही तो सैनिक रहेंगे। कितने सैनिक होंगे? 50-100 होंगे जो एक साथ उस पे होंगे, 200 होंगे। लेकिन उनके कारण वो ब्रिज के टूटने की संभावना हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रिज के अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मिल गया तो ब्रिज टूट जाएगा, और उसको कहते हैं सिनर्जाइज करना। अगर दोनों का सिनर्जी हो गया तो इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा कि सोचिए ब्रिज को तोड़ देगा। तो उसी तरह से होता है कि अगर आप जहां भी हैं, आपने अगर सिनर्जाइज करना सीख लिया, इन्वायरमेंट के साथ सिनर्जाइज कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आप सुनते होंगे बहुत सारा कि कोई लड़का है बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, वो बहुत बड़ा अफसर बन गया, वो यहाँ से पढ़ाई कर लिया, यहाँ पर इस एग्जाम में हो गया, उस एग्जाम में हो गया। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, असंख्य लोग, जो रो रहे हैं जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो आखिर उस बच्चे का क्या होता है? तो वही है कि उसके पास वो आर्ट है, सिनर्जी है, उसने सिनर्जाइज किया और चीजों को अचीव किया। तो जीवन में जहां भी रहिए, आप देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिए हम विवेकानंद स्टडी सर्किल में जा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं तो हमारा जो एफर्ट है, वहां के एफर्ट से सिनर्जाइज हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है कि निगेटिविटी आ रही है। आप सोचिए, आप देखेंगे आप अधिक खुश रहेंगे, आप अधिक सफल होंगे, और ये हमेशा लागू होगा। जो आज आपको अच्छा परीक्षा पास करने में मदद करेगा, वो आपको आगे भी जीवन में पढ़ने में मदद करेगा। चौथा लेटर है पी। पी का मतलब हुआ पर्पस, उद्देश्य। आपका उद्देश्य जो है वो बहुत पवित्र होना चाहिए। अब चोर का भी उद्देश्य देखिए पवित्र होता है, चोर का भी अपना उद्देश्य है, चोर भी चोरी करता है। तो जब हम कहते हैं कि प्योर होना चाहिए, तो पर्पस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पर्पस ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमने बताया पहले, इन्वायरमेंट विश्व की भी आत्मा है। तो अगर आप ऐसा अपना पर्पस रखेंगे जिससे यूनिवर्स को फायदा हो, यूनिवर्स को अच्छा लगे, तो आपको सफलता में मदद मिलेगी। अगर आप ऐसा पर्पस रखेंगे जो कन्फ्लिक्टिंग हो यूनिवर्स के साथ, तो आप सफल हो सकते हैं। देखिए परीक्षा पास करना कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत बड़े अफसर बन गए, बाद में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत तरह की आप देखते होंगे रोज निगेटिव न्यूज आते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि बहुत समय हमारा जो पर्पस होता है, वो चीजें हमारा जो यूनिवर्स है उसके पर्पस के साथ मैच नहीं करता। तो दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आप देखेंगे उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई कुछ खर्च करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आपकी थिंकिंग, हमेशा सफलता आपको 2 बार मिली, एक बार आपके दिमाग में, और एक बार जिस समय आप परीक्षा को पास करते हैं, आपका रिजल्ट आता है उस समय। और परीक्षा को, कोई भी परीक्षा पास करने से अधिक चैलेंज तब आपको लगता है जब आप वहां पे नौकरी करने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं, तब आपको लगता है कि ये परीक्षा पास करने से भी अधिक चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि परीक्षा पास करना तो आप बैठ के पढ़े हो गया, वहां अगर आप जितने
अधिक जिम्मेदार पोजीशन में हैं, आपकी सफलता और असफलता उतने ज्यादा लोगों के काम पे डिपेंड करता है। आपका काम इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टीम कैसा काम कर रहा है। और उस समय आपका पर्पस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका पर्पस पॉजिटिव है, पर्पस अच्छा है, तो ये आपका जो टीम होता है, आपके जो लोग होते हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है, उसमें ये चीज जाता है। और अभी कुछ दिन पहले लंदन में लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि एक जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर था, और कोई एक छोटा जादूगर था। कभी मौका मिलता है कि भाई चलो, छोटे जादूगर को भी मौका मिल गया कि कोई ऑडिटोरियम में बड़े जादूगर के साथ प्रोग्राम करना है, तो वहां एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर बैठा हुआ, और उन्होंने देखा कि ये जो बड़ा जादूगर था, जब अपना जादू दिखाने लगा तो उसका इम्पैक्ट उतना अधिक नहीं हुआ, लेकिन जो छोटा जादूगर था, नौसिखुआ था, वो जब दिखाने लगा तो उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑडियंस पे हुआ। उस प्रोफेसर को बड़ी आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर उसने उनको फॉलो किया, बहुत सारा ज्वाइंट प्रोग्राम कराए, बहुत सारा अलग अलग, और उसने बहुत दिन तक समझने का कोशिश किया कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो वेल एस्टेब्लिश एक जादूगर है, उसका असर कम हो, और जो दूसरा जादूगर है, सब कोई जानता है और ये फैक्ट भी है कि उसके पास बहुत कम ट्रिक्स हैं, उस पे अधिक असर हो। जब बहुत दिनों के अध्ययन के बाद उसे जब ये चीज कंक्लूडिंग वो पहुंच नहीं पा रहा था, अंत में वो दोनों का इंटरव्यू लिया। जो एस्टेब्लिश्ड जादूगर था, मैजिशियन था, उसको पूछा कि आप बताइए, जब आप बैठते हैं, ऑडिटोरियम पूरी भरी होती है और जादू आप दिखाने वाले होते हैं, भीड़ को देखते हैं, उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है, आप क्या सोचते हैं? तो उस जादूगर ने बताया कि देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि ये जादू दिखाते दिखाते तो जीवन बीत गया। ये सब बेवकूफ लोग हैं जो जादू देखने आते हैं, इनसे पैसा, इनको बेवकूफ बनाया जाए। जादूगिरी क्या है? बेवकूफ बनाने की कला है। तो इनको बेवकूफ बनाया जाए और पैसा लिया जाए ऑर्गेनाइजर से, और जाके होटल में एंजॉय किया जाए। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आती है। उसके बाद उसने वो दूसरे जादूगर से पूछा कि भाई, जब आपके सामने लोग रहते हैं, ऑडियंस होते हैं, आपकी जादू शुरू होने वाली होती है, तो आपके दिमाग में क्या चलते रहता है? तो उसने कहा कि जब मैं लोगों को देखता हूँ बैठा हुआ सामने में, और बहुत सारे लोग होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, लेडीज होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग बच्चे को लेके आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप देखिए, ये लोगों ने कितना हम पे भरोसा किया है और पैसा देकर हमारा जादू देखने के लिए आए हैं। कोई माँ बाप कह के बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर आए हैं कि चलो जादूगर का तुमको खेल दिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। कोई ऑफिस से थका हारा आया है दिन भर काम करके, और उसके बाद यहाँ पे आया है कि थोड़ा टाइम जादू देख के हमारा इंटरटेनमेंट हो। उसी तरह के कोई महिला है या कोई पुरुष है, अपने घर में काम करके, बिजनेस में काम करके, कहीं से भी आया है, और सबकी अपेक्षा हमसे है, पैसा देकर आया है कि हम जादू दिखाएंगे और उनको अच्छा लगेगा, उनका एंटरटेनमेंट होगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हमें आप इतना शक्ति दो, इतना अकल दो, हमें इतनी कला दो कि हम इनका एंटरटेनमेंट कर सकें। ये जो अपेक्षा लेकर हमसे आए हैं, उस पे मैं खरा उतर सकूं। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने काफी अध्ययन के बाद, बहुत दिनों अध्ययन करने के बाद, साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो कहते हैं कि आदमी का एनर्जी, वाइब्रेशन की बात करते हैं कि एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो पर्पस जो होता है, जो आपकी थिंकिंग है, इनसाइट जो है, वो आउट आता है, वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। तो यह पर्पस का
खेल है। अगर आप पर्पस आपने अच्छा लेकर चले हैं, जैसे एग्जाम है, मान लीजिए आपको कोई आपने गोल बनाया, हम कोई एग्जाम देना है, पास करना है, तो उसके पीछे अच्छा पर्पस भी होता है, खराब पर्पस भी होता है। किसी को लगता है कि हम अफसर बन जाएं और बहुत तामझाम होगा, बहुत सारे हम जो चाहेंगे करेंगे, जैसे चाहेंगे करेंगे, बहुत लोग हमारी सेवादारी करेंगे, बहुत सारे हम गलत सही चीजों को अर्न करेंगे या गलत सही काम करेंगे। ये अच्छा पर्पस नहीं है। और उसी एग्जाम को पास करने वाला, तैयारी करने वाला कोई लड़का या कोई लड़का या लड़की सोचते हैं कि हे भगवान, मैं अगर पास कर जाऊं तो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं इतने लोगों के जीवन को टच कर सकता हूँ, इतने लोगों को खुशहाल बना सकता हूँ। तो दोनों के एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एक ही नौकरी करने जाएंगे, लेकिन दोनों के थिंकिंग में फर्क होने से उनका आउटपुट जो होगा, चाहे वो परीक्षा का आउटपुट हो या नौकरी में आउटपुट हो, दोनों में फर्क है। तो ये है पर्पस का, जो हम सोचते हैं, दिमाग में जो सोच होता है उसका। तीसरा चीज है, सॉरी, पांचवा चीज है ई। ई मीन्स एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन को देखिए बहुत तरीके से परिभाषित किया जाता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को एजुकेशन बोलते हैं, है ना? लेकिन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो एजुकेशन का मतलब है कि कुछ लाइफ स्किल सीखना जीवन जीने के लिए। जैसे हमने कहा, हमें दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, इन्वायरमेंट के साथ। तो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कला, जीवन जीने की कला सीखना, और जो भी स्पेशलाइज्ड हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो चीज रिक्वायरमेंट है उसको सीखना। कंटिन्यूअस लर्निंग हमेशा। जैसे देखिए, जैसे जैसे आप आएंगे, व्यवहारिक जीवन में आएंगे और परीक्षा पास, अभी पढ़ाई किया या कर रहे हैं, परीक्षा जैसे ही प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी शुरू करते हैं, क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, दुनिया का समाचार सुनना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का वो एक दूसरा आयाम है। क्योंकि आपका एजुकेशन इसीलिए है कि आप दुनिया से कैसे जुड़े। तो जैसे जैसे आप व्यवहारिक जीवन में आने लगते हैं, दुनिया से जुड़ने लगते हैं। तो ये है एजुकेशन। और अगेन एजुकेशन भी दो तरह का है। अब आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबल, जिसने जिनके नाम पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कि कैसे उन्होंने आविष्कार किया विस्फोटक का, और बाद में उनके भाई का डेथ हुआ, और पेपर में जो निकालते हैं ओबिट्यूरी, शोक निकालते हैं, उसमें नोबल देख के, वो उनका एक्चुअली फैमिली नेम था। जैसे मेरा फैमिली नेम यादव है, तो उस तरह का नाम था। उनके ब्रदर का डेथ हुआ था, तो एक पेपर ने लिख डाला कि कैसे जो आदमी ने कितने लोगों को मरने का चीज का आविष्कार किया, दुनिया को विध्वंस करने का, वो आज अपने नहीं रहा, इस तरह का। तो उसको लगा कि अरे देखो, हमने इतना मेहनत किया और हमारा मरने के बाद क्या लोग इस तरह का सोचेंगे? क्या मैं इसीलिए ये सब इतना मेहनत किया? तो इसलिए उसने नोबेल पुरस्कार, अपना पूरा धन पैसा लगा के उसकी व्यवस्था की। तो एजुकेशन, मेरे कहने का मतलब है कि अब एक बम बनाना, दूसरों को मारना, वो भी एक एजुकेशन है, लर्निंग है। लेकिन वो लर्निंग एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वही है जो आपको दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, दुनिया को बेहतर बनने में मदद करता है, उसमें आप योगदान देने लायक बनते हैं। अब आती है बात सी। सी क्या हुआ? सी हुआ कमिटमेंट, सॉरी, सी हुआ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन अगेन किससे? इन्वायरमेंट। लेकिन इन्वायरमेंट से भी पहले कम्युनिकेशन अपने आप से। आपको चाहे तो आप समझें कि आप शरीर और आत्मा दोनों हैं, इसलिए आपको अपने आप से रोज बात करनी होती है, अपने आप से कम्युनिकेट करना होता है। हम क्या चाहते हैं? बहुत समय आप सुनते होंगे कि कोई लड़का था या कोई लड़की थी, कोई महिला थी, उसको पूरा दुनिया सपोर्ट नहीं करता था। आपने माउंटेन मैन मूवी भी देखा होगा, सिनेमा देखा होगा, माउंटेन मैन। दशरथ माझी जी की कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी। तो वो जो कम्युनिकेशन था, वो किससे करके वो उतना बड़ा काम कर सके, उतने लंबे समय तक पहाड़ को काट के अल्टीमेटली पहाड़ को बदल दिया। किससे कम्युनिकेट किया? उन्होंने अपने आप से कम्युनिकेट किया। क्यों? क्योंकि उनकी बात दूसरे लोग समझने में के पोजीशन में नहीं थे, समझ नहीं रहे थे, लेकिन उनको अपने आप पे भरोसा था, तो उन्होंने अपने आप से कम्युनिकेट किया, अपने आप को आश्वस्त किया कि तुम इस काम को करने लायक हो और तुम इस काम को करोगे, और अपने को कम्युनिकेट करके उन्होंने किया और करके दिखाया। तो उसी तरह से देखिए, बहुत समय हम दुनिया से भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन दुनिया से कम्युनिकेट करना सेकेंडरी है। उससे पहले हमें अपने से कम्युनिकेट करना होता है। डेली आपको अपने पे से बात करनी होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही आपकी सफलता और असफलता को डिसाइड करता है। और कम्युनिकेशन जो है, ये बातचीत नहीं है, बात किए वो कम्युनिकेशन हो गया। कोई भी कम्युनिकेशन में 3 चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है कमिटमेंट। जो हम बात कर रहे हैं उसके प्रति क्या हमारा कमिटमेंट है? हम कमिटेड हैं कि दुख सुख कुछ भी हो, हम उस चीज को करेंगे। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने से या दुनिया से, जैसे माझी जी का ही एग्जाम्पल है, दशरथ माझी। आपने देखा है, पढ़ा है, कितनी परेशानियां झेला, लेकिन मन बनाया काटना है पहाड़ को, तो काटा और रोड बनाया। तो वो है कमिटमेंट। क्योंकि जब भी कोई भी चीज आप डिसाइड करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, छोटी परीक्षा पास करनी हो, बड़ी परीक्षा पास करनी हो, आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे परेशानियां आएंगी। अगर परेशानियां आपके पास नहीं आ रही है, तो कहा जाता है कि आप अपना जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपको जिस लेवल के लिए भगवान ने बनाया है, उस लेवल के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर कोशिश करेंगे तो आपके सामने परेशानियां आएंगी, डेली परेशानियां। उस परेशानी के बीच में आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना कमिटेड रहते हैं, रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, ये आपकी सफलता डिसाइड। दूसरा चीज है ट्रस्ट। इससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे अपने से या दुनिया से, वो दोनों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो कम्युनिकेशन कोई यूज का नहीं है। बहुत सारे आप देखते होंगे नकली दोस्त लोग भी होते हैं, दोनों एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं, लेकिन ए को बी पे भरोसा नहीं है और बी को ए पे भरोसा नहीं है, तो वह कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमिटमेंट हुआ और ट्रस्ट। और तीसरा चीज, लेकिन तीसरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कम इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज बराबर इंपॉर्टेंस के हैं। तीसरा चीज है एक दूसरे को समझना, सिचुएशन को समझना। अगर समझ नहीं रहे हैं, दो लोग हैं समझ नहीं रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और कम्युनिकेशन नहीं होना, चाहे वो परीक्षा पास करना हो या जीवन में दूसरे काम करने हो, वो आपकी सफलता में बाधक है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, अगर मैं आपको नहीं समझूंगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी आज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल की है, आप क्या चाहते हैं, आप किस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, उस परीक्षा के लिए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो हम लोगों का कम्युनिकेशन है वो
ठीक नहीं होगा। आप मान लीजिए कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं, मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज देना चाह रहे हैं, आप हिस्ट्री आपका ऑप्शनल देना चाह रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस रखना चाह रहे हैं। अब चूंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग जानता हूं, इसलिए मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने लगूं या आपके साथ सिविल इंजीनियरिंग का बात करने लगूं, तो यही हुआ, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। तो वो जो कम्युनिकेशन नहीं हुआ आपके लिए हेल्पफुल या हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। जो पर्पस है उसके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे अधिकांश हिंदी सिनेमा, स्पेशली जो पुराने सिनेमा हैं, उसमें क्या होता है कि जो वाइफ हस्बैंड हैं, पति पत्नी हैं, उनके बीच बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है और उनका जीवन स्पॉइल हो गया, दोनों का लाइफ स्पॉइल हो गया। और अंत में, सिनेमा के अंत में पता चलता है कि गलती किसी की नहीं थी, गलती कंफ्यूजन था दोनों के बीच में, एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे, इसलिए ये हो रहा था। तो एक कम्युनिकेशन का इफेक्ट। आप कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, क्या होगा, उतने ही कम समय में आपको कम्युनिकेट करने होते हैं। आप जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उसी पे उन लोग सोचते हैं, समझते हैं और आपको मार्क्स देते हैं। ये कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन में आपका अपने उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट है, ट्रस्ट है और अंडरस्टैंडिंग है, चीजों को आपने सोचा है, तो आपको सब जगह मदद करेगी। और अंत में टी है, टी है टाइम, टाइम मैनेजमेंट। टाइम देखिए, दुनिया का सबसे लिमिटेड रिसोर्स टाइम है। सब कुछ मिल सकता है लेकिन टाइम नहीं मिल सकता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि बच्चों को खेलते देखते हैं तो लगता है कि काश कोई हमारा बचपन लौटा दे। हम आप लोगों को पढ़ता देखते देखते हैं तो हमें लगता है कि हम भी पढ़ते थे तो क्या मजे का समय था, कितना मजा आता था, पढ़ाई करते थे। तो लेकिन वो संभव नहीं होता। समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट टाइम क्या है, आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी पर्पस आपने बनाया, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहा जाता है बेस्ट टाइम इज नाउ, बेस्ट डे इज टुडे। आज अभी करिए, अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि मेरे को ऑथर का नाम याद नहीं है लेकिन मेरे को याद आ रहा है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे लाइब्रेरी में एक किताब था कमेंट के लिए, हिंदी में ऐसे व्यंग्य का। तो उसमें एक लड़के की कहानी थी, वो आता था और जब भी ये रविवार होता था तो प्रोग्राम बनाता था कि अभी हमें बहुत पढ़ाई करना है, और प्रोग्राम बनाया पूरे सप्ताह का, एक एक मिनट का। जब आया रविवार, शाम हुआ तो प्रोग्राम भूल गया, कहा अब इस सोमवार से लागू करेंगे। सोमवार को भी अभी तो पहला दिन है वीक का, इस तरह से रोज कुछ ना कुछ एक्सक्यूज मिल जाता था। तो हम लोगों के साथ भी यही होता है। और हमेशा समझिए कि जब आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं, काम सब इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ना पढ़ाई इक्वली इम्पोर्टेंट होती है, ना काम इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो जो सफल लोग होते हैं वो अपने टाइम में 80% टाइम ऐसे काम में लगाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और 20% ऐसे काम में, टाइम को ऐसे चीजों में लगाते हैं जो कम महत्व की है। सब चीज का जीवन में महत्व है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है और कुछ होती है अर्जेंट होती है। और अर्जेंसी इसलिए बन जाती है, अर्जेंट वो बन जाता है क्योंकि हम उसको पहले जो करना चाहिए था वो नहीं किए। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कॉलेज में मिला, क्लास में मिला, कोई होमवर्क देके जमा करना है, 1 महीना पहले हमें मिल गया, उसको टालते रहे टालते रहे टालते रहे। जब वो डेट आ गया, उससे पहले जब हमको होमवर्क मिला था तो वो इम्पोर्टेंट था, हमें करना है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिए। और एक दिन पहले जब रात हुआ तो कल हमको पता है कि कल तो हमको जमा करना है,
तो आज वो हमारे लिए अर्जेंट बन। तो जो मैक्सिमम असफल लोग होते हैं, जिनको सफलता में तकलीफ होती है, वो क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज होता है उसको टालते जाते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज को करने में आपको मेहनत लगता है। हमेशा समझिए, जो अनइम्पोर्टेंट चीज है या कम इम्पोर्टेंट है, उसको करने में आपको मेहनत नहीं लगता है, आपको मजा आता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज होता है, उसको करने में आपको मेहनत लगती है, तकलीफ होती है। इसलिए वैसे लोग टालते जाते हैं। और जो सफल होते हैं, वो लोग कहते हैं कि एक है, कहता है कि ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। कहता है कि अगर खाने में मेढक को खाना ही है, कहने का मतलब कि खाना ही, अगर हमको खाना मिला है, प्लेट में रखा हुआ है, तो इसमें जो सबसे घटिया चीज है, जिसको खाने, घटिया नहीं है, मतलब कम टेस्टफुल है, जिसको खाने में हमें सबसे कम इंटरेस्ट है, लेकिन चूंकि हमको खाना है, हमारा खाना तभी पूरा होगा जब हम उसको खाएंगे, तो सबसे पहले उसको खाओ, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। तो उसी तरह लाइफ में जो हमें पढ़ाई कर रहे हैं, हमें समझना है। नहीं तो ऐसे ही मान लीजिए पेपर ले लिए, दिन भर पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जी, कुछ ले लिए जो हमको अच्छा लगता है उसको पढ़ रहे हैं, नहीं। अच्छा लगना इम्पोर्टेंट नहीं बन जाता है। हमें जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो परीक्षा का हमने प्लान बनाया, उसके लिए जो चीज हमें किस प्रोपोर्शन में पढ़ना है, कौन चीज कितना इम्पोर्टेंट है, समझ के हमको पढ़ाई करनी है। या जीवन में अलग प्रत्येक स्टेज में हमें अलग अलग चीजें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो करनी। इस तरह से इस रेस्पेक्ट सिस्टम को फॉलो करके हम लोग परीक्षा पास करने में या जीवन को बेहतर बनाने में, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करने में, सब जगह ये सिस्टम काम करेगा। और ये सिस्टम ऐसा मैं अपने लिए ऐसे सोचते समय क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो मैंने ये कभी याद रखने के ख्याल से इसका नाम रिस्पेक्ट दे दिया। आप लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। आप लोग अपने तरीके से चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप धर्म की बातें सुनेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अच्छा ही बात बताता है। कोई भी कहानियां पढ़ते हैं, पंचतंत्र पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, सब जगह यही सब बातें घूम फिर कर होती हैं। तो आप अपने लिए एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम को इम्पोर्टेंट है कि फॉलो करिए। ये एक आपके लिए गाइडलाइन की तरह काम करेगा कि ये सब चीजों को भी ध्यान में आप रख सकते हैं। हमें मदद किया है तो आपको भी मदद करेगा। तो ये आज का हम लोगों का, मैं इसको, जो आपका एक्सपेक्टेशन था, इसको मैंने थोड़ा सा वाइडर लेवल में आपके साथ डिस्कस किया कि वो सब जगह लागू होगा। अब इसके मुताबिक आप कस्टमाइज करिए कि आपको कौन परीक्षा देना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करना है। फिर स्पेसिफिक आप लोग बताइएगा कि कोई पार्टिकुलर परीक्षा के लिए आप कभी बात करना चाहते हैं, तो हम लोग फिर बातें करेंगे। तो पार्टिकुलर परीक्षा के लिए बात करेंगे कि अगर हमको यूपीएससी मान लीजिए देना है, सिविल सर्विसेज देना है, तो हमें कैसे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग सर्विस देना है, आईएएस देना है, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमें बैंकिंग का एग्जाम देना है, रेलवे का एग्जाम देना है, तो क्या होनी चाहिए। लेकिन ये बेसिक चीजें जो है वो सब पे लागू होता है। पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।